नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ होल्डर पर। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा आर थॉट प्रोसेस दैट आर इसेंशियली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। अर्थात स्कीमा मानसिक फ्रेमवर्क होते हैं जो असल में ज्ञान के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को बताते हैं कि कुत्ता 4 पैर वाला जानवर होता है तो वो उसके दिमाग में उसी तरह से फिट हो जाता है कि जो डॉग होता है उसके पास 4 पैर होते हैं, वो वफादार जानवर होता है। और इस तरह से जब किसी का फ्रेमवर्क हमारे मस्तिष्क में बन जाता है तो उसे ही हम लोग स्कीमा कहते हैं। अगला टर्म है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन इज हाउ यू यूज योर एग्जाइटिंग स्कीमास टू इंटरप्रेट ये न्यू सिचुएशन और ऑब्जेक्ट फिटिंग द न्यू इंफॉर्मेशन इन एग्जाइटिंग स्कीमा। यानी एसिमुलेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम नई जानकारी को मौजूद स्कीमा में फिट करते हैं। जैसे कि बच्चा सफ़ेद कलर का जानवर देखता है और आप उसे बताते हैं कि यह कुत्ता है, तो जब वो काले कलर का कुत्ता देखता है तब भी वो समझ पाता है कि वो कुत्ता ही है। अर्थात वो नई जानकारी को मौजूद स्कीमा में फिट करने का प्रयास करता है। उसके बाद अगला टर्म है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन तब होता है जब आप किसी स्कीमा को बदलते हैं या नई जानकारी को फिट करने के लिए एक नया स्कीमा बनाते हैं। जैसे कि आप बचपन से गाय देखते चले आ रहे हैं और ऐसे ही अगर आप किसी जंगल में जाते हैं और वहाँ अगर आपको नील गाय दिख जाती है तब भी आप सोचते हैं ये गाय है, लेकिन फिर आप अपने स्कीमा में नई जानकारी को फिट करते हैं कि वो गाय नहीं बल्कि नील गाय है। यानी एकोमोडेशन तब होता है जब आप किसी स्कीमा को बदलते हैं या नई जानकारी को फिट करने के लिए एक नया स्कीमा बनाते हैं। इक्विलिब्रियम हैपेंस when you are able to use assimilation to fit in most of the new information you learn, so you are not constantly adding new schemas। यानी कि संतुलन तब होता है जब आप सीखी गई ज़्यादातर नई जानकारी को फिट करने के लिए एसिमुलेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसलिए आप लगातार नए स्कीमा नहीं जोड़ रहे होते हैं। अर्थात जब आप बच्चे को कोई जानकारी देते हैं तो वो उसको वैसे ही मान लेता है और उसके पास जब कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है तो संतुलन की स्थिति हो जाती है। लेकिन अगर उसे के मन में संतुलन नहीं होगा तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, और अगर आपके मन में संतुलन होगा तो आपको बार बार नए स्कीमा को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद है द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा है सेंसरी मोटर, जो कि जन्म से लेकर के 2 साल की एज तक होता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 से लेकर 7 साल तक होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 साल से 11 साल तक होता है। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि 11 साल के बाद की अवस्था होती है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर के 2 साल की अवस्था तक होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा चीज़ों को सीखता है। रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा चीज़ों को सीखता है। यानी कि अगर छोटा बच्चा है, अगर आपने देखा होगा कि जन्म से लेकर के 2 साल के बच्चे वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों के द्वारा चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इमिटेटिव बिहेवियर, नकल करने वाला व्यवहार यहाँ इस एज में आप देखेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस आउट ऑफ साइट गट ऑफ माइंड, यानी कि अगर यहाँ पर अगर आपने बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाया और दिखाने के बाद अगर आपने हटा लिया तो फिर वो चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन जब वो 2 साल के बाद की अवस्था होगी तो वो चीज़ भूलता नहीं है। डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि एक्शन ये चीज़ों की गैर मौजूदगी में एक्शन की नकल करना, ये बाद का स्टेज है। यानी कि जब बच्चा 0 से लेकर के 2 साल की एज तक रहेगा तो अगर आपके उसके सामने खिलौना है तो वो खिलौना देखेगा, लेकिन अगर आपने वो खिलौना उसके आंखों के सामने से हटा दिया तो वो खिलौने के बारे में भूल जाता है। लेकिन इसके बाद का जो एज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 साल से लेकर 7 साल की अवस्था, इसको टॉय एज कहते हैं। यानी कि अगर आप उसके सामने कोई खिलौना रखते हैं तब वो खिलौने के बारे में देखता है, लेकिन जब आप उसके सामने से खिलौना हटा करके कहीं छिपा देते हैं तो कुछ देर बाद वो फिर से उसी खिलौने को ढूंढने का प्रयास करता है। अर्थात इस एज में अब वो चीज़ों को याद करने लगता है। ईगोसेंट्रिज्म यानी अहंकार केंद्रितता होता है। प्री गैंग एज
प्री ऑपरेशनल स्टेज को प्री गेइंग एज के नाम से भी जाना जाता है। अगला है एनिमिज्म मीन्स द एट्रीब्यूटिंग ऑफ लाइफ एंड कंसिस्टेंस टू सर्टेन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। एनिमिज्म का मतलब है कुछ बेजान चीज़ों में जीवन और चेतना का आरोपण। अर्थात आपने अगर 2 साल से 7 साल के बच्चों को देखा होगा तो उनको ऐसा लगता है कि खिलौने में भी जान होती है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें खिलौने को भी अपने जो हमारे पास डॉल है तो उसे भी खाना खिलाना चाहिए। अगला है irreversibility refers to the young child's difficulty mentally reversing a sequence of events। यानी अपरिवर्तनीयता का मतलब है छोटे बच्चे को मानसिक रूप से किसी सीक्वेंस को उल्टा करने में होने वाली कठिनाई। अगला है ट्रांजैक्टिव रीजनिंग। When a child fails to understand the true relationship between cause and effect, जब बच्चा कारण और प्रभाव के बीच सही संबंध को समझने में फेल हो जाता है। अगर कोई बच्चा मान लेते हैं कुत्ते को भौंकते हुए सुनता है, फिर एक गुब्बारा फूटता है, तो बच्चा ये नतीजा निकालेगा कि कुत्ते के भौंकने की वजह से गुब्बारा फूटा, और जब कभी भी कुत्ता भौंकने लगेगा तो उसको डर लगने लगेगा कि अभी फिर से बैलून फूट जाएगा। यानी कि बच्चे जो होते हैं वो कारण और प्रभाव के बीच सही संबंध को समझ नहीं पाते हैं। अगला है क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के विकास के लिए ये जो चरण होता है प्री ऑपरेशनल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप केंद्रीकरण देखेंगे, प्रतीकात्मक विचार, वो चीज़ों को सिंबल के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। अगला है कॉन्क्रीट यानी ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से 11 साल के मध्य में होता है। इसे गैंग एज, लेटर चाइल्डहुड या स्कूल एज के नाम से जानते हैं। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देता है, स्कूल में दोस्त बनाने चालू कर देते हैं, गैंग देखे होंगे आप लोगों ने कि अगर कोई क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो इंटेलिजेंट बच्चे के साथ में ही रहना चाहता है, लेकिन अगर कोई दुष्ट बच्चा है तो वो वैसे ही बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। यानी इस एज को हम लोग गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। इसमें रिवर्सिबिलिटी डेवलप होती है, डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण उत्पन्न होता है, डिक्रीज इन इगोसेंट्रिज्म यानी अहंकार में कमी आता है, स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशंस, तार्किक सोच और ठोस संचालन का चरण होता है। इसमें ट्रांजिटिविटी डेवलप होती है, क्लासिफिकेशन कम्स यानी वर्गीकरण इस एज में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऑर्डरनेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से ऊपर वाला होता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप देखेंगे। अगर आप बच्चे से बताएंगे कि कोई चीज़ इस तरह होता है तो बच्चा जानने का प्रयास करता है कि ये चीज़ इस तरह से क्यों होता है और इसी ही तरह से क्यों होता है। इसमें चीज़ें आपको हाइपोथेटिको मिलेगी यानी परिकल्पनात्मक एंड डिडक्टिव और रीजनिंग मतलब निगमनात्मक और तर्कपूर्ण चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद हमारा आता है वाइगोट्स्की का सोशियो कल्चर थ्योरी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दिया तो वो दिया था वाइगोट्स्की ने। और यहाँ ये सारी जो आपको थ्योरीज हैं यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बने हैं, इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइगोट्स्की के थ्योरी में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले है कल्चर स्पेसिफिक टूल्स, फिर है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि पहले आप भाषा डेवलप करिए, फिर बच्चे में विकास बाद में होगा। और पहले जब हम लोगों ने जीन पियाजे के बारे में देखा था तो कहते थे डेवलपमेंट पहले होता है, भाषा का विकास बाद में होता है। लेकिन वाइगोट्स्की कहते हैं कि पहले भाषा का विकास होता है, देन डेवलपमेंट होता है। इन्होंने दिया है JPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी सोशियो कल्चरल थ्योरी से जुड़ा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बना हुआ है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उसे कहते हैं कि जब बच्चा कोई काम खुद नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर उसकी कोई भी दूसरा स्टूडेंट है और उसकी हेल्प कर देता है तो वो उन्हीं प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकता है। इसे हम लोग कहते हैं JPD कॉन्सेप्ट यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद है स्केप होल्डिंग। स्केप फोल्डिंग से भी आपके पिछले ईयर 2025 में जून में ही आपका प्रश्न पूछा गया था स्केप फोल्डिंग पे। स्केप फोल्डिंग जब टीचर आपको थोड़ा हिंट दे दें उसके बाद आप प्रश्नों का आंसर बता पाएँ। जैसे कि बच्चे अगर आपको मंथ्स नेम सुना रहे हैं और वो कहीं भूल जाते हैं और आप उनको थोड़ा सा हिंट देते हैं तो वो आपको सारे मंथ्स नेम सुना देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्केप फोल्डिंग। उसके बाद मोर नॉलेजेबल अदर, उसके बाद पारस्परिक शिक्षण, पहले विकास पहले फिर भाषा, ऐसा पियाजे ने कहा था, लेकिन वाइगोट्स्की कहते हैं कि पहले भाषा का विकास करिए उसके बाद इंसान का डेवलपमेंट होगा। वाइगोट्स्की 1987 डिफरेंशिएट बिटवीन 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला है सोशल स्पीच
जिसको हम लोग एक्सटर्नल स्पीच भी कह सकते हैं। उसके बाद है ईगोसेंट्रिक स्पीच, उसके बाद इनर स्पीच। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। यहाँ से भी बहुत डीपली प्रश्न कभी बना नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये बताते हैं कि अगर कोई चीज़ इस तरह नहीं होगी तो उसका तुरंत बच्चे में अपोजिट चीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर आप ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे बच्चे में तो उसमें मिसट्रस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर आप बच्चा कोई काम करने जा रहा है, अगर आप उसको डांट देते हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर शर्म आ जाए या डाउट आ जाए और दोबारा से वो चीज़ें कर ही ना पाए। इसी तरह से ये बताते हैं कि अगर एक चीज़ डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चे में तो दूसरी चीज़ अपने आप डेवलप हो जाती है। ऐसा साइको सोशल डेवलपमेंट में इरिक्सन कहते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है फ्रायड थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट अर्थात मनोयौन विकास का सिद्धांत जो कि फ्रायड महोदय ने दिया था। इसमें सबसे पहला ये बताते हैं ओरल स्टेज, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 1.5 साल तक। द मेन फोकस इज प्लीजर सीकिंग थ्रू द इन्फेंट्स माउथ। मुख्य ध्यान बच्चे के मुंह से खुशी पाने पर होता है। अगर ये बताते हैं फ्रायड महोदय कि जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका जन्म होता है तब से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों से हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हैं। उसके बाद ओरल स्टिमुलेशन इज क्रूशियल हियर। यहाँ ओरल स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नीड्स नॉट मेट फिक्सेशन, थंब सकिंग, नेल बीटिंग, ओवर ईटिंग। आपने भी देखा होगा कि जब बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती तो वो हमेशा अपना फिंगर अपने मुंह में डाल करके चूसते रहते हैं या फिर नाखून काटते रहते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं। तो जब बच्चों की नीड पूरी नहीं हो पाती है तो उनमें ये सारी चीज़ों का डेवलप हो जाता है। उसके बाद हमारा एनल स्टेज। एनल स्टेज जो होता है वो 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चों में होता है। प्लीजर सीकिंग सेंटर्स आर बाउल्स एंड ब्लेडर। खुशी पाने के केंद्र आंत और ब्लेडर होते हैं। इस एज में आप उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को ताकि वो लोग स्वस्थ रहें। अगला फिक्सेशन एनल रिटेंशन, ओवरली नीट प्रिसाइज ऑर्डरली, यानी बहुत ज़्यादा आप उनको साफ सुथरा सटीक और व्यवस्थित रहने की सलाह देते हैं और उनको इसी तरह सिखाते हैं कि बच्चे साफ सुथरा रहें, सही से कपड़े पहनें और ऑर्डर रूप में रहें, सटीक रहें और व्यवस्थित रहें। अगला है एनल एक्सप्लोसिव यानी एनल एक्सपल्सिव, यानी अव्यवस्थित, गंदा, विनाशकारी। अगर एक चीज़ का डेवलप नहीं होता है, अगर उनमें फिक्सेशन नहीं होगा तो उनमें उसी का अपोजिट वो अव्यवस्थित हो जाएंगे या फिर उनके में गंदे और विनाशकारी आदतें आपको देखने को मिलेंगी। अगला है फैलिक जो स्टेज होता है वो 3 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों में होता है, जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन, यानी इस साल के बच्चों में सेक्सुअल अट्रैक्शन होने लगता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता की ओर आकर्षित होने लगती हैं, अर्थात जो हमारा 3 साल से 6 साल का एज होता है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का एज होता है। इसीलिए ज़्यादातर बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं कि लड़कों को उनकी माँ से और लड़कियों को उनके पिता से थोड़ा दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि वरना उनके अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अर्थात गर्ल्स टूवर्ड्स देयर फादर, और इसी का अपोजिट होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, बॉयज़ टूवर्ड्स देयर मॉम। जब लड़के का अपनी माँ की ओर झुकाव होने लगे तो उसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है रिप्रेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यौन गतिविधियों का दमन होने लगता है। उसके बाद की जो एज होती है उसको हम लोग कहते हैं लेटेंसी, जो कि 6 साल से लेकर के 12 साल के बीच में होता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, यानी सोशल स्किल का विकास होने लगता है। इंटरेक्शन विथ फैमिली, परिवार के साथ बातचीत करने का विकास होने लगता है। फिर होता है जेनिटल, यानी कि 12 साल के ऊपर की जो हमारी एज होती है। ऑल टास्क फ्रॉम अबव 4 स्टेज आर इंटीग्रेटेड इनटू माइंड अलाउइंग फॉर द हेल्दी सेक्सुअल फीलिंग एंड बिहेवियर। ऊपर के 4 चरणों के सभी काम दिमाग में इंटीग्रेट हो जाते हैं, जिससे हेल्दी सेक्सुअल भावना और व्यवहार होता है। लर्निंग इज डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज, यानी जो हमारी लर्निंग होती है वो परमानेंट चेंज है। सीखना एक जीव के व्यवहार, ज्ञान या कौशल में एक अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव है जो अनुभव, अभ्यास या एक्सपोजर से होता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, नॉलेज और स्किल्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और एक्सपोजर। इस बदलाव को आमतौर पर अपेक्षाकृत स्थायी माना जाता है, मतलब कि परमानेंट माना जाता है। इट लास्ट लॉन्गर देन टेम्पररी स्टेट्स लाइक फैटिग और ड्रग इफेक्ट्स,
क्योंकि यह थकान या ड्रग्स के असर जैसी अस्थायी स्थितियों से ज़्यादा समय तक रहता है। लर्निंग कैन इन्वॉल्व एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जब हम लर्निंग करते हैं तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई जानकारी हासिल करते हैं, नए कौशल का विकास होता है और मौजूदा जो हमारे बिहेवियर्स हैं उनमें भी बदलाव होते रहते हैं, यानी मौजूदा व्यवहारों को बदलना शामिल हो सकता है। जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारे व्यवहारों में बदलाव होते रहते हैं। तो हमें ये अगला कॉन्सेप्ट सीखना है कि लर्निंग कब से लेकर के कब तक के एज में होती है। ये लर्निंग कर्व जो होता है, एक लर्निंग कर्व ग्राफिक रूप से दिखाता है कि सीखने और बढ़ी हुई दक्षता के माध्यम से एक प्रक्रिया में कैसे सुधार होता है। यानी ये लर्निंग कर्व ग्राफिकली डिपिक्ट्स हाउ ये प्रोसेस इम्प्रूव्स थ्रू लर्निंग एंड इंक्रीज प्रोफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम लोग लर्निंग कर्व के बारे में जानेंगे। ये होता है हमारा लर्निंग कर्व जो कि यस डिजाइन का होता है, इसीलिए इसको यस शेप्ड लर्निंग कर्व भी कहते हैं। देखिए, जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर अस्थायी नियंत्रण रखा जाता है और हम लोग बिना चाहे भी चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ तक की स्टेज में आते हैं तब हम लोग कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट यानी अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को सीखने लगते हैं और ये सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे सीखने की समय सीमा यानी उम्र यहाँ ख़त्म हो जाती है और इसी स्थान को जब हमारे सीखने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो घट जाती है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेट्यू। और प्लेट्यू ये जो शब्द है इसमें 2024 में या जून में या दिसंबर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि प्लेट्यू कौन सा एज होता है। तो प्लेट्यू जो होता है जब हमारे सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो घट जाती है या कहें स्थिर हो जाती है। यहाँ से आपने देखा कि ये इस तरीके का शेप बन रहा था, लेकिन फिर ये यहाँ से जा कर के और ये एकदम ऐसे सीधा हो जाता है, यानी कि ये स्थायी हो जाता है। जब ये स्थिर हो जाए तो इसको ही हम लोग कहते हैं प्लेट्यू। ये होता है हमारा लर्निंग कर्व, जिसको आप बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और याद हो जाएंगी। जो सबसे पहला हमारा लर्निंग कर्व में ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर चीज आप जब छोटे थे आपको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता था ताकि आप चीज़ों को सीखना शुरू करें। लेकिन जब आप यहाँ वाले पॉइंट पे पहुँचे तब आप जानने लगे कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों चीज़ें सीखनी चाहिए। और ये आपकी वर्तमान समय की स्थिति है, जबकि आप अवेयर हैं कि हमें पढ़ाई किस दिशा में करनी है और आगे पढ़ करके क्या करना है। फिर इसके बाद एक ऐसी अवस्था आएगी जब आपको लोग सिखाना तो चाहेंगे लेकिन आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, और इसे ही कहते हैं प्लेट्यू की अवस्था। इसके बाद हमारा अगला टर्म है मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट मेमोरी, रिक्वायर्स कॉन्शियस अवेयरनेस, जिसके लिए होश में रहने की ज़रूरत होती है। एक्सप्लिसिट जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारे पास सिमेंटिक मेमोरी, दूसरा होता है एपिसोडिक मेमोरी। तो सिमेंटिक मेमोरी में फैक्ट्स और जनरल चीज़ें आप सीखते हैं, यानी तथ्य और समान ज्ञान के बारे में आप सीखते हैं। लेकिन जो हमारा एपिसोडिक मेमोरी होता है उसमें पर्सनली एक्सपीरियंस इवेंट्स के यानी व्यक्तिगत रूप से अनुभव की गई घटनाओं के बारे में आप सीखते हैं। ये दोनों ही हमारा एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंतर्गत में आएगा। आप ज़्यादा नहीं सही तो ये याद कर रहिएगा कि एक्सप्लिसिट मेमोरी में ये दोनों पार्ट आते हैं, इतना आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लिसिट मेमोरी, डज नॉट रिक्वायर कॉन्शियस अवेयरनेस, जिसके लिए होश में रहने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोसीजरल मेमोरी, मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स, एंड देन आता है लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, ये हमारा इम्प्लिसिट मेमोरी के अंतर्गत में आता है। एंड देन आता है प्राइमिंग, इनहेंस्ड आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्ट और वर्ड्स, यानी वस्तुओं या शब्दों की बेहतर पहचान होती है हमारे कौन सी स्टेज में, प्राइमिंग में। तो हमारा एक्सप्लिसिट मेमोरी में सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी आता है, जबकि इम्प्लिसिट मेमोरी में प्रोसीजरल मेमोरी, लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग एंड प्राइमिंग आता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसमें कि दो प्रकार के लर्निंग पाई जाती है। सबसे पहला होता है लो रोड ट्रांसफ़र और उसके बाद आता है हाई रोड ट्रांसफ़र। लो रोड ट्रांसफ़र हम लोग उसे कहते हैं जब आप इफ़र्ट्स ना लगाएं लेकिन चीज़ें आप सीख जाएं। जैसे कि लो रोड ट्रांसफ़र में सीखने के संदर्भ जैसी ही उद्दीपन स्थितियों से अच्छी तरह से अभ्यास की गई रूटीन को ट्रिगर करना शामिल होता है। लो रोड ट्रांसफ़र उसे कहते हैं जिसमें
लो डिफिनीसन हो और आप ज़्यादा अपने तरफ से प्रयास नहीं कर रहे हैं लेकिन चीज़ों को आप सीख जा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं लो रोड ट्रांसफ़र। लेकिन हाई रोड ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसमें आप लोग जानबूझकर चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, जानबूझकर और प्रयासपूर्ण और कनेक्शन की खोज इसमें आप करते हैं कि कैसे आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, कैसे खोज करके याद कर सकते हैं। तो अगर विदाउट एफर्ट पूछा जाए, विदाउट एफर्ट कोई चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो उसे लो रोड ट्रांसफ़र कहते हैं, और जब आप एफर्टफुल थिंकिंग करते हैं या एफर्टफुल टीचिंग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाई रोड ट्रांसफ़र। इसके बाद अब आपके पास जब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है तो 2-3 प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं, 3 प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जैसे कि आपसे जब आपको कोई नए मिलते जुलते कॉन्सेप्ट मिले और आपने जो पहले से चीज़ें सीखी हुई हैं उनसे ही वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। यानी कि अगर आपको साइकिल चलाना आता है और इसका प्रयोग आप स्कूटी चलाने में करते हैं, यानी अगर आपको साइकिल चलाना आता है और उसकी सहायता से अगर आप स्कूटी चलाना सीख जाते हैं तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र लर्निंग इन द फर्स्ट कंटेक्स्ट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग इन ए न्यू रिलेटेड कंटेक्स्ट। एग्जाम्पल, यूजिंग एसे राइटिंग स्किल्स फ्रॉम इंग्लिश क्लास फॉर अ सोशल स्टडीज़ पेपर। यानी कि पहले कॉन्टेक्स्ट में सीखना नए मिलते जुलते कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस या सीखने को बेहतर बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है कि इंग्लिश क्लास से निबंध लिखने की स्किल्स का इस्तेमाल सोशल स्टडीज़ के पेपर के लिए करना, तो यहाँ पर हो रहा है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। लेकिन अगला हमारे पास आता है निगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र किसे कहेंगे, जब पहली जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसमें अब आप कोई चीज़ सीखने का प्रयास करें और वो रुकावट डालने का प्रयास करें तो उसे हम लोग कहते हैं निगेटिव ट्रांसफ़र। यानी कि आपने जिससे पहले किसी का फ़ोन नंबर याद किया और अब आपको वैसा ही मिलता जुलता दूसरा फ़ोन नंबर याद करना है, लेकिन जब आप याद करने का प्रयास करते हैं तो आपको बार बार पहले जो आपने फ़ोन नंबर याद किया था वो याद आ जा रहा है, तो इसे हम लोग निगेटिव ट्रांसफ़र कहेंगे। अगला जीरो ट्रांसफ़र, जिसमें आपने जो पिछली चीज़ें सीखी थी और जो वर्तमान में आप चीज़ें सीख रहे हैं दोनों का कोई असर न पड़े, उसे ही हम लोग कहेंगे जीरो ट्रांसफ़र। यानी इतिहास सीखने से इकोनॉमिक्स सीखने में ना तो मदद मिलती है और ना ही रुकावट आती है, इसे ही कहते हैं जीरो ट्रांसफ़र। और मैंने आपको लो रोड ट्रांसफ़र और हाई रोड ट्रांसफ़र बता ही दिया। लो रोड ट्रांसफ़र जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ये शब्द जब भी आपके पेपर में आया हुआ है तो ऑटोमेटिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लो रोड ट्रांसफ़र जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप चीज़ों को सीख लेते हैं। अनकॉन्शियस ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टू अनदर सिचुएशन, अक्सर बिना सोचे समझे दूसरी स्थिति में आपकी जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, इसी ही लो रोड ट्रांसफ़र कहते हैं। अगला है हाई रोड ट्रांसफ़र, यानी द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल। यानी सीखने का एक स्थिति से दूसरे स्थिति में ट्रांसफ़र जो सोच समझकर और कोशिश करके किया जाता है, यानी एफर्ट लगा करके जब आप चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं तो उसे हाई रोड ट्रांसफ़र कहते हैं। अगला हमारे पास आता है फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र। ये फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट हाउ टू अप्लाई व्हाट हैज़ बीन लर्न टू न्यू सिचुएशन। यानी सीखने का ऐसा ट्रांसफ़र जिसमें यह सोचना शामिल होता है कि जो सीखा है उसे नई स्थितियों में कैसे लागू किया जाए। जो आपने पहले चीज़ें सीख ली उसको नई स्थिति में कैसे लागू करेंगे, जब आप ये सोचने का प्रयास कर रहे हैं तो इसे हम लोग फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र। बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र सीखने के ट्रांसफ़र में किसी पिछली स्थिति को देखना शामिल होता है ताकि ऐसी जानकारी मिल सके जो किसी समस्या को हल करने में मदद कर सके। जब आप सीखने के लिए किसी पिछले आप जानकारी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आगे आने वाली समस्या को कैसे हल किया जाएगा, तो इसे बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र कहते हैं। और जब आपने कोई चीज़ें सीख ली और आप ये सोचें कि इसको आगे कैसे स्थितियों में कैसे इसको अप्लाई करना है, तो इसे हम लोग फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र कहते हैं। अगला है लर्निंग थ्योरी। देखिए लर्निंग थ्योरी बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है, जैसे कि थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक का जो लर्निंग थ्योरी है वो है कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। उसके बाद है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके बाद हॉज ने दिया है रेनफोर्समेंट थ्योरी एंड ड्राइव रिडक्शन मॉडल। उसके बाद है गेगनेज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद है कर्ट लेविन ने दिया है फील्ड थ्योरी। उसके बाद टॉलमन ने साइन लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। कॉलर थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। डेविड ऑसबल मीनिंगफुल थ्योरी। देखिए
इसमें से मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया है जो भी हाल ही में पूछे गए हैं, जैसे कि रेनफोर्समेंट थ्योरी जो है, गेगने का हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग और अल्बर्ट बंडूरा का जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये भी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। और जो कॉल्ब का एक्सपेरिएंशियल लर्निंग थ्योरी है, इनसे बहुत पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी हाल ही में क्वेश्चन नहीं आया था, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। सो अगला हम पढ़ेंगे रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? जब कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है और उसको आपने, जैसे कोई बच्चा है और उसने अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया, आप उसको चॉकलेट देंगे तो क्या होगा कि वो फिर से अपने होमवर्क को और अच्छे से करने का प्रयास करेगा। यानी कि जब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है तो उसमें अच्छी चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, जैसे कि किसी बच्चे ने कोई गलती की और अब आप उसके खिलौने को छिपा देते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, रिमूविंग बैड। यानी कि पॉजिटिव जो रेनफोर्समेंट होता है वो चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए होता है, और जो निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है वो गलत चीज़ों को या फिर बुरे चीज़ों को हटाने के लिए होता है। उसके बाद स्ट्रेंथिंग ऑफ बिहेवियर, जो रेनफोर्समेंट होता है वो व्यवहार को मजबूत बनाता है। अब इसी तरह है अगला पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है? तो प्रेजेंटेशन पनिशमेंट, यानी कि जब आप कोई दंड दे रहे हैं तो उसे बुरा असर पड़ता है। एंड रिमूवल पनिशमेंट, यानी कि अगर आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं तो उससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। प्रेजेंटेशन पनिशमेंट अर्थात एडिंग बैड, यानी कि जब कोई बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो उसे आप और होमवर्क दे दें या क्लास में आप खड़ा कर दीजिए। यानी कि आप बुरी चीज़ों को भले ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो पनिशमेंट है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो बुरे चीज़ों को छोड़ दें। एंड रिमूवल पनिशमेंट, यानी कि अगर कोई बच्चा है वो फ़ोन चला रहा है लेकिन वो शोर भी मचा रहा है, तो आप उसका फ़ोन छीन लीजिए। यानी आप अच्छी चीज़ों को हटा दे रहे हैं क्योंकि वो आप उसको पनिशमेंट देना चाह रहे हैं। डिक्रीजिंग और सप्रेसिंग ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार को कम करना या दबाने के लिए ही पनिशमेंट दिया जाता है। ये सारे जो हमने अभी प्रकार पढ़े ये BF स्किनर से रिलेटेड हैं। रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इज रिलेटेड टू BF स्किनर। और इसी के क्रम में अगला जो हमें पढ़ना है वो है स्किनर का क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।